अगर आपके इनमें से कुछ भी ख्याल है या इनमें से कुछ भी सवाल है या कोई आपसे ये सवाल करता है, तो ये स्ट्रीम उनका जवाब देने की कोशिश करेगी। जनरल वाले आपको नाली साफ करते हुए क्यों नहीं दिखते? जनरल वाले आपको गटर में उतर के उसको साफ करते हुए क्यों नहीं दिखते? जनरल वाले सुबह रोड क्यों नहीं साफ करते हुए दिखते? जनरल वाले पोछा लगाते हुए क्यों नहीं दिखते? हमारे इंडिया में रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, और सवर्णों द्वारा रिजर्वेशन को लेकर जितना रोना रोया जाता है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज के इस सेशन में आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड सारे के सारे मिथ्स वगैरह जो हैं वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको रियलिटी पता चलेगी कि रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों पर आज आपको प्रकाश हम लोग डालेंगे। सवाल जैसे कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था, या फिर मेरे कोई एससी एसटी है जिसको कम मार्क है फिर भी एडमिशन मिल गया, या फिर रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, या सिर्फ भारत में रिजर्वेशन है, या रिजर्वेशन को हटा दे तो भारत महासत्ता बन जाएगा, या कोई एससी एसटी आपको पता है जो बहुत अमीर है, या अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट खत्म कर देंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, या रिजर्वेशन खत्म करने से जातिवाद खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ख्यालों के काउंटर्स आपको जानने हैं तो ये स्ट्रीम वो आपको देने की कोशिश करेगी। ये स्ट्रीम सारे कैटेगरी के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी एस सी एस टी के लिए है। अगर आप जनरल से भी हो तो भी ये स्ट्रीम का पर्पस है समाज में नफरत कम करना रिजर्वेशन के बारे में और एस सी एस टी ओबीसी के बारे में, जो कि गलत फहमियों की वजह से है। तो ये स्ट्रीम का मोटिव है कि जनरल कास्ट वाले लोगों को, कैटेगरी वालों से नफरत कम करना, जो कि गलत फहमियों के कारण है। ये स्ट्रीम जनरल कैटेगरी वालों के लिए खास करके इम्पोर्टेंट क्यों है? तो पहली बात, अगर आपको रिजर्वेशन को खत्म करना है तो आपको रिजर्वेशन को पहले अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप एक वीक आर्ग्यूमेंट लेके आओगे रिजर्वेशन के खिलाफ तो आपकी कहीं सुनी नहीं जाएगी। आपकी अगर जानकारी व्हाट्सएप के मैसेजेस या फेसबुक के पोस्ट से आ रही है जो लिखे या फॉरवर्ड उनके द्वारा की है जिनमें बहुत नफरत भरी होती है, तो ये जानकारी से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे लोग पोस्ट फॉरवर्ड करने वाले या लिखने वाले खुद जातिवादी होते हैं, और ये जातिवाद की वजह से समाज में दलितों के खिलाफ बहुत सारे जुर्म होते हैं जो पहले से ही हो रहे हैं। अगर कुछ लोग जनरल कैटेगरी से है जो जातिवादी नहीं है, तो वो भी नफरत करने लग जाते हैं ऐसी पोस्ट और मैसेजेस पढ़ने की और गलतफहमियां होने के कारण। इससे होता यह है कि सारे लोग मिलके हमारे देश की एक्चुअल समस्या है, जैसे कि औरतों के खिलाफ जुर्म, दलितों के खिलाफ जुर्म, जातिवाद, अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा का ना होना, अच्छी शिक्षा ना मिलना, फ्री बेसिक फैसिलिटीज ना मिलना, गरीबी, इससे ध्यान हट जाता है। तो कृपया ये स्ट्रीम जनरल कैटेगरी वालों को शेयर करें और वो देखें, क्योंकि आप एक अच्छा आर्गुमेंट रिजर्वेशन के खिलाफ ला पाओगे। ये स्ट्रीम ओबीसी वालों के लिए भी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ओबीसी को 25% रिजर्वेशन दिया जाता है बहुत सारे स्टेट में, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको 52% होना चाहिए, जो दिया नहीं जाता। ओबीसी को गुमराह किया जाता है, बाकी इश्यूज पे उनको फोकस किया जाता है ताकि कि उनका ध्यान इससे हट जाए। और अगर कोई देश, ओबीसी का जो पॉपुलेशन है हमारे देश में वो इतना ज्यादा है कि देश के पॉलिटिक्स को वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इतना बड़ा तबका अगर मिस इन्फॉर्म्ड हो तो ये डेमोक्रेसी के लिए बुरी बात है। तो इसीलिए प्लीज देखें। और आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्ट्रीम एस सी एस टी या वीजे डी एन टी कैटेगरी के लोगों के लिए क्यों है? कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में नफरत भरा माहौल क्रिएट किया जाता है एस सी एस टीज के खिलाफ और रिजर्वेशन के खिलाफ। इससे जो लोग हैं ये कैटेगरी से, उनको बेइज्जती फेस करनी पड़ती है। उनकी बेइज्जती की जाती है कि तुम्हारी औकात नहीं यहाँ होने की, रिजर्वेशन की वजह से तुम यहाँ पे हो। और इससे सिर्फ उनके बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को भी ये बेइज्जती फेस करनी पड़ती है ऑफिसेस में या दफ्तरों में। इससे उनमें इंफीरियोरिटी सिंड्रोम आ जाता है, या इसका मतलब है न्यूनता की भावना। ऐसी भावना जनरेट हो जाती है कि मैं किसी से कम हूँ। तो इसीलिए ये रिजर्वेशन के बारे में गलतफहमियां दूर होना एससी एसटी के मन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन के खिलाफ बात करने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले दोनों लोगों के पास बहुत सारी गलत जानकारी है, इसीलिए कहीं पे अच्छा डिस्कशन हो ही नहीं पाता।
ऐसी ही चीज़ों का शिकार या फिर एक अनफॉर्च्यूनेट घटना हुई है, जो डॉक्टर पायल तडवी ने आत्महत्या की थी। ये हमारी गलती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी वजह से हुआ कि हम उनको रिज़र्वेशन के बारे में बता नहीं पाए और हम उनको मेंटली प्रिपेयर ना कर पाए, जातिवादी लोगों से सामना करने के लिए। और अगर हम ऐसा ही करते रहे, अगर हम खुद को जानकारी ना दें, तो यही चीज़ें हमारे खुद के बच्चों के साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए एससी-एसटी को बहुत इम्पोर्टेंट है पता होना कि रिज़र्वेशन उसको क्यों मिल रहा है और क्यों मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं रिज़र्वेशन आया कहाँ से? अब इनको आप सब जानते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जो देश के लिए उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। उन्होंने 2 चीज़ें पॉइंट आउट की थी, जब ब्रिटिश शासन था, तब ब्रिटिश शासन के सारे उच्च पदों पे या हाई पावर पोज़ीशन ऑफ पावर्स में सब लोग ज़्यादातर लोग ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे। तो ये तो इससे होता क्या है कि एक चांस रहता है कि कहीं वो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें बाकी जातियों के लोगों के खिलाफ। तो ये चीज़ महात्मा फुले ने पॉइंट आउट की थी। पहली चीज़ कि ब्राह्मण्स की मोनोपोली होना, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एकाधिकार मतलब एक ही पर्टिकुलर आदमी के पास या ऑर्गनाइज़ेशन के पास या ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटी के पास ताकत होना। तो ब्राह्मणों की मोनोपोली हायर पोजीशंस पे और उनका गलत इस्तेमाल किया जाना बाकी जातियों के खिलाफ। ये 2 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है रिज़र्वेशन के बेसिस में। फिर हम देखते हैं छत्रपति शाहू महाराज जो कि कोल्हापुर ज़िला जो कि महाराष्ट्र राज्य का ज़िला है, वहाँ के राजा थे। उन्होंने रिज़र्वेशन को पहली बार इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने अपने कोल्हापुर ज़िले में हर जगह 50% सीटें जो कि उनके कार राजा और उनकी पोजीशन संस्थान बोलते हैं, मतलब एक प्रिंसली स्टेट को संस्थान बोला जाता है, तो संस्थानिक थे। तो संस्थान के जो पद है उनमें से 50% उन्होंने रिजर्व किए थे पिछड़ी जातियों के लिए। और पिछड़ी जातियों कौन-सी थी? ब्राह्मण, शैनवी, प्रभु, पारसी छोड़ के बाकी लोग जो है, उनको पिछड़ी जातियाँ कंसिडर किया जाता था। उनको लिए उन्होंने बोर्डिंग स्कूल्स और हॉस्टल्स भी खोले थे पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने रिज़र्वेशन को इम्प्लीमेंट किया था। और स हमारे सबसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज हमें रिज़र्वेशन मिलता है, जिन्होंने इसको आज संविधान के हिसा मदद से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इसके ज़िम्मेदार था मोहनदास गांधी। मोहनदास गांधी इनके ज़िम्मेदार क्यों थे, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। बाबा साहब को एक्चुअल में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए था। रिज़र्वेशन उनका आइडिया था ही नहीं। लेकिन उनको ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया गया कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ना इम्प्लीमेंट कर पाए और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये आज की स्ट्रीम सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको बता सकता हूँ मैं, जो 101% सही है, अगर बाबा साहब ने वो जो कोई चीज़ सोची हो, तो पक्का वो ज़्यादा अच्छी थी रिज़र्वेशन से। क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के वो चीज़ की होगी और अगर वो इम्प्लीमेंट किया होता तो आज एससी, एसटी, ओबीसीज़ का हाल देश में बहुत अच्छा होता। लेकिन मोहनदास गांधी येरवड़ा जेल जो कि पुणे में है, वहाँ पे अपना अनशन पे बैठ गए क्योंकि उनको उनका मानना था सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आनी चाहिए, इससे देश में डिवाइड क्रिएट होगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मोहनदास गांधी की जान बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और रिज़र्वेशन पे सेटल होना पड़ा। और जो रिज़र्वेशन में वो सेटल हो पाए, उसमें से एक रिज़र्वेशन था पॉलिटिकल रिज़र्वेशन और ये पॉलिटिकल रिज़र्वेशन सिर्फ़ 10 साल के लिए था। तो जो आपको बोला जाता है रिज़र्वेशन 10 साल के लिए था, वो सिर्फ़ पॉलिटिकल रिज़र्वेशन है, सिर्फ़। बाकी किसी रिज़र्वेशन को 10 साल का कोई लिमिट नहीं था। और जो लोग रिजर्वेशन को गालियाँ देते हैं, खिलाफ बोलते हैं, तो हमेशा याद रखें, ये मोहनदास गांधी की वजह से हुआ था। ये बाबा साहब का आइडिया था ही नहीं। और ये 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया हर साल, ये बोला जाता है, जो सही बात है। किसने एक्सटेंड किया? आप खुद ही न्यूज़ में देख लीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो अभी पावर में है और इससे पहले भी पावर में थी, सारी पार्टियों जितनी भी अलग-अलग पार्टियाँ थी, उन्होंने सबने मिलके एक्सटेंड किया है और देश का कोई एससी-एसटी बोलता नहीं कि रिज़र्वेशन को एक्सटेंड करो पॉलिटिकल।
क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से नुकसान होता है SC/STs का, लेकिन ये गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए करती है। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन होता किस लिए है, ये चीज है ही क्यों, इसका मतलब क्या है। हम ये एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल छत्रपति शाहू महाराज, जिनकी मैंने पहले बात की, उन्होंने ही दिया था। मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए। हम मान के चलते हैं एक आदमी के पास घोड़े हैं और वो घोड़ों को रोज खाना खिलाया जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि सारे घोड़ों को एक साथ खाना खिलाया जाता जाता है। अब अगर 10 घोड़े हैं, उनमें से 8 बड़े हैं और 2 छोटे हैं उम्र में घोड़े, लेकिन सबको साथ में खाना खिलाया जाता है। अब होता ये है कि बड़े घोड़े जब अपना खाना खत्म कर दे, तो वो दूसरे छोटे घोड़ों के हिस्सों में चले जाते हैं उनका खाना खत्म करने के लिए। इससे छोटे घोड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर उनका खत्म होने से पहले ही दूसरा घोड़ा खा ले तो उनको क्या ही मिलेगा। तो इसके लिए हम करें क्या, इस पे सॉल्यूशन क्या है ये चीज पे। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि उनके बीच में हम एक पार्टीशन क्रिएट करें, ताकि बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े के हिस्से में ना जा पाए, भले ही वो अपना खाना जल्दी खत्म कर पाए। इससे होगा ये कि छोटा घोड़ा अपना खाना आराम से खा पाएगा, उसको डर नहीं होगा बड़ा घोड़ा उसका खाना खाने का, तो उसको उसका हिस्सा मिलेगा खाने का। रिजर्वेशन यही चीज होती है। सीट्स को रिजर्व किया जाता है ताकि उनसे दूसरा कोई छीन ना सके जो उनका हिस्सा है। अब इसका क्या ये मतलब होता है कि हमने बड़े घोड़ों से उनका खाना छीन के छोटे घोड़ों को दिया? नहीं, छोटे घोड़ों को उनका वो हिस्सा मिला जो सालों से उन्हीं का था और उन्हीं को मिलना चाहिए था। यही रिजर्वेशन का आइडिया होता है कि वो सीटें आपको मिलती है जो आप ही की होनी चाहिए, जिस पे और किसी का हक है ही नहीं, वो आपका हक है। अब सवाल आता है कि किसी को कम मार्क है फिर भी सीट मिल जाती है कॉलेजेस में, तो ये क्या सही बात है? तो अगर हम मान के चलते हैं कि जो छोटे घोड़े हैं उन्होंने अपना खाना खत्म नहीं किया, कुछ खाना वहीं पे बच गया, तो इसका क्या ये मतलब होता है कि वो खाने के लायक ही नहीं है और उनको देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने खत्म नहीं किया? नहीं, अगर आप उन्होंने खाना खत्म नहीं किया छोटे घोड़ों में, तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं खत्म किया। उसके पीछे कारण होगा कुछ। उनकी भूख कम होगी, या फिर उनको कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर छोटे घोड़े जितने होने चाहिए उससे कम हैं, तो इसलिए खाना खत्म नहीं हो रहा। हम कारण ढूँढेंगे और उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि वो पार्टीशन को ही हटा दे बीच में। पार्टीशन ही नहीं हटा सकते, हमारा एम ये नहीं है कि सारा खाना खत्म हो, हमारा एम ये है कि सारे घोड़ों को उनका हिस्सा जितना मिलना चाहिए उतना मिले। तो ठीक वैसे ही अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम मार्क है, तो हमको देखना चाहिए उनको कम मार्क क्यों है, ना कि रिजर्वेशन ही हटा दिया जाए क्योंकि इनको कम मार्क में एडमिशन मिल रहा है। अब सवाल आता है, इनको मार्क है ही क्यों कम? कम क्यों मार्क होते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज में? हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के से समझने की कोशिश करते हैं। हम मान के चलते हैं दो प्रतियोगिताएं हैं, दो कॉम्पिटिशन्स है। एक नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की है और एक राज्य स्तर की है। अब नेशनल कंपटीशन है जहाँ पे सारे राज्य के लोग आते हैं एक देश में से। आपके सामने अमेरिका का मैप है लेफ्ट में, और राइट में एक अमेरिका का राज्य है टेक्सास। तो लेफ्ट में नेशनल कंपटीशन है, सारे स्टेट के लोग आएंगे, लेकिन स्टेट में सिर्फ वही स्टेट के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब वो रिजर्व्ड है स्टेट के लोगों के लिए। अब इनमें से मुश्किल कौन सा कंपटीशन होगा? जाहिर सी बात है नेशनल लेवल। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब ज्यादा कंपटीशन, इसका मतलब ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जो विजेता होगा नेशनल कंपटीशन का, इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होने वाला है स्टेट कंपटीशन के विजेता से। हम मान के चले कि स्टेट का विजेता 13 सेकंड से जीत गया। अगर 100 मीटर की दौड़ है तो वो 13 सेकंड में दौड़ गया, विजेता जो था स्टेट कंपटीशन का। तो नेशनल का अगर कंपटीशन भी 100 मीटर दौड़ का ही है, तो उसका विजेता कितने देर में दौड़ा होगा? जाहिर सी बात है वो स्टेट से तो ज्यादा रफ्तार में दौड़ा होगा, क्योंकि वो बड़ा कंपटीशन है और उसमें स्टेट के सारे लोग आ रहे हैं, और उसको कम वक्त लगा होगा। मान के चलते हैं 11 सेकंड। नेशनल का विजेता 11 सेकंड से जीता, स्टेट का विजेता 13 सेकंड से जीता। अब क्या इसका ये मतलब है कि
ज़्यादा वक़्त लगा स्टेट कॉम्पिटिशन के विनर को, तो उसने मेहनत नहीं की। क्या इसका मतलब है स्टेट का विजेता कोई काम का नहीं है? क्या इसका मतलब है वो स्टेट का विजेता फ़ायदा ले रहा है कि वो कॉम्पिटिशन सिर्फ़ उसके स्टेट के लिए रिज़र्व्ड है? क्या उसको देना ही नहीं चाहिए प्राइज़? क्या हम स्टेट के विजेता से उसका प्राइज़ छीन के नेशनल विजेता को देना चाहिए? क्योंकि नेशनल विजेता उससे भी कम वक़्त में दौड़ गया। नहीं, ये दोनों अलग प्रतियोगिताएँ हैं। इसका प्राइज़ उसको नहीं दे सकते हम लोग, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने कम वक़्त में दौड़ लिया। तो ठीक वैसे ही रिज़र्वेशन में ओपन कैटेगरी में ज़्यादा मार्क है क्योंकि उधर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और एस रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ में कम कॉम्पिटिशन है इसलिए कम मार्क है। ये हर हर वक़्त ऐसा होता नहीं है, कभी-कभी रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ में भी ज़्यादा मार्क होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कम मार्क है तो हम सीटें हटा के ओपन को दे दें। अब मैंने बोला ओपन में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और रिज़र्व्ड में कम। ये बात किस बेसिस पे बोली मैंने? हम ये समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको कोई खिलाड़ी पता हो तो उससे पूछिए नेशनल कॉम्पिटिशन ज़्यादा मुश्किल है या स्टेट और क्यों? अब हम समझने की कोशिश करते हैं ओपन में कॉम्पिटिशन ज़्यादा क्यों है? जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं कोई कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनके पास 4 चीज़ें होनी पड़ती है। एक तो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, 10वीं 12वीं डिप्लोमा, जो भी हो। दूसरा उनके पास पैसा होना चाहिए फ़ीस वगैरह भरने के लिए। अगर फ़ीस किसी को माफ़ भी हो, तो भी स्टेशनरी बुक्स के लिए पैसे लगते हैं। उनको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोर्स होता है, तभी तो वो अप्लाई करेंगे। और चौथा उनके पास वक़्त होना चाहिए एजुकेशन परस्यू करने का, कोई कोर्स सीखने का। 4 साल, 3 साल एक बड़ा वक़्त है। अब जनरल कैटेगरी के ज़्यादातर लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती है। मतलब जनरल कैटेगरी हमारे देश की लगभग 30% पॉपुलेशन है। तो उनके पास उनमें से लगभग सारे लोगों के पास ये सब चीज़ें होती है। आज़ाद सर आप ड्रॉप हो गए। अब बात ऐसी है कि अगर हम मान अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग गरीब हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। तो अब मान के चलते हैं हर 3 जनरल कैटेगरी वालों में से 1 के पास ये सब चीज़ें नहीं है, एक गरीब है उसके पास ये 4 चीज़ें नहीं है। आज़ाद सर आप मैं वेट करूँगा आपके आने का। हाँ सर, आज़ाद सर। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अब। हाँ, हाँ। मान के चलते हैं हर 3 जनरल कैटेगरी में से एक के पास ये 4 चीज़ें नहीं है, वो गरीब है। तो अगर हम ये भी मान के चले तो भी 20% लोग हैं देश में जो जनरल में से होंगे और उनके पास ये सब चीज़ें होंगी। अब रिज़र्व कैटेगरीज़ की जब बात करते हैं, अगर हम एससी-एसटीज़ की बात करें तो ये देश के लगभग 25% पॉपुलेशन है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास ये 4 चीज़ें नहीं होती। इस वजह से वो अप्लाई भी नहीं कर सकते कोई हायर एजुकेशन के लिए। ये किस बेसिस पे मैंने बात बोली? अब जब बात रहती है बेसिक एजुकेशन की, तो ज़्यादातर एससी-एसटी बच्चे होते हैं, उनके पास अच्छा क्वालिटी का बेसिक एजुकेशन होता ही नहीं है या फिर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट स्कूल है जो ऑलरेडी कम है संख्या में और गवर्नमेंट्स दिन-ब-दिन गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करता जा रहा है। अगर है भी तो वहाँ पे एजुकेशन का लेवल प्राइवेट स्कूल जितना अच्छा कभी नहीं होता। वो हमेशा बहुत मतलब बुरा एजुकेशन का लेवल होता है प्राइवेट स्कूल के कंपैरिज़न में और बच्चों को वहाँ पे जातिवाद भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि किसी को पानी पीने के लिए मार डाला हो या फिर फ़ी ना देने के लिए मार डाला हो, ऐसी चीज़ें होती है हमारे देश में। तो इस वजह से अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते और अगर कर भी पाते हैं तो वो कंपेरेबल नहीं होता किसी प्राइवेट स्कूल से सीखे बच्चे की कंपैरिज़न में। दूसरी बात फाइनेंशियल मीन्स मतलब उनके पास पैसे नहीं होते उतने कि वो कोर्स कर पाएँ। अगर उनकी फ़ी माफ़ भी हो जाए तो उनके पास स्टेशनरी के पैसे, ट्रांसपोर्ट के पैसे, हॉस्टल के पैसे नहीं होते। और अगर उनका कोर्स गवर्नमेंट से सब्सिडाइज़ ना हो और कोई प्राइवेट कोर्स हो तो उनके पास कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है ऐसे कोर्सेज़ की। अब क्यों? क्योंकि गरीबी एससी-एसटीज़ में ज़्यादा है क्योंकि उनके पास कोई जायदाद नहीं है जो पुश्तों से चलती आ रही है और उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती, वो उतना पैसा कमा नहीं सकते। हमारी स्ट्रीम जातिवाद में डिटेल में नहीं जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं। तीसरी बात उनको पता भी नहीं होता कि ऐसा कोर्स भी होता है।
अगर किसी बच्चे को अगर कोई बच्चा झोपड़पट्टी में रह रहा है, स्लम एरिया में रहता है और उसको एरोप्लेन्स बहुत पसंद है, लेकिन उसको पता ही नहीं है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नाम का एक कोर्स होता है जिसे आप सीख तो वो कभी नहीं अप्लाई करने वाला। तो ये चीज़ होती है लोकेलिटी पे बेस्ड। अगर आप अच्छे मोहल्ले में पढ़े-लिखे लोगों के बीच में रहते हो, तो आपको चीज़ें पता होंगी। अगर आप नहीं रहते हो, तो आपको नहीं पता होंगी। कोई अपनी मर्ज़ी से पिछड़े मोहल्ले में नहीं रहता। उनके पास पैसा नहीं होता अच्छे मोहल्ले में रहने के लिए, इसीलिए उनको रहना पड़ता है। तो ये चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते। और लास्ट बात, वक़्त होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो एससी-एसटी में से है और वो बहुत गरीब है, उसके माँ-बाप अगर मज़दूरी करते हैं, तो अगर 10वीं खत्म होने के बाद वो अपना कोर्स भी करना चाहे, हायर एजुकेशन करना भी चाहे, तो बहुतों बार ये देखने को मिलता है कि उनको माँ-बाप को मज़दूरी में हाथ बटाना पड़ता है क्योंकि घर में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा आए। वो ये चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि हम 4 साल के लिए कोई कोर्स करें, मतलब 4 साल काम नहीं कर सकते ना। अगर आप कोई कोर्स में हो तो पैसा नहीं आएगा 4 साल तक। तो इससे अच्छा वो बोलते हैं कि मैं एक लीगल एज का हूँ काम करने के, तो काम ही कर लूँ। इसकी वजह से वो नहीं कर पाते। ये हकीकत है ज़्यादातर एससी-एसटी लोगों की। अब 25% एससी-एसटीज़ में से 5% से भी कम लोगों के पास 4 चीज़ें जो मैंने मेंशन की थी वो होती है, जिससे वो हायर एजुकेशन परस्यू कर पाएँ। बाकी 20% ऐसे छोटे-मोटे काम करते हैं हमारे देश में। अब हम अगर नंबर्स को देखें, तो जनरल वाले 30% है, उसमें से 20% है जो कर पाएँगे, 20% से ज़्यादा और एससी-एसटीज़ 25% है जिसमें से 5% से भी कम अप्लाई कर पाएँगे। जनरल को रिज़र्वेशन 50% होता है और एससी-एसटीज़ को 22.5%। लेकिन अगर एक सीट 1% पॉपुलेशन के लिए कितनी सीटें हैं, अगर इसका हम रेशियो निकालें, तो जनरल वालों के 1% पॉपुलेशन के लिए ढाई सीट्स अवेलेबल होती है, ढाई मतलब 1% के लिए 2.5 सीट्स है। लेकिन वही अगर हम एससी-एसटी का रेशियो देखें तो 1% पॉपुलेशन के लिए साढ़े 4 सीटें अवेलेबल होती है। मतलब ज़्यादा सीटें अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि लोग अप्लाई कर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है उनको ज़्यादा रिज़र्वेशन मिला है। उनको उतना ही मिला है जितना उनका हिस्सा है, जितना उनका भागीदारी है। लेकिन अगर लोग ही अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। तो इसीलिए रिज़र्व कैटेगरीज़ में कम कॉम्पिटिशन होता है और कम कट ऑफ होता है। ऐसा हर वक़्त नहीं होता, लेकिन जब होता है तब उसका कारण ये है, ना कि वो बच्चे मेहनत नहीं करते। अब हम देखते हैं रिज़र्वेशन है किस बेसिस पे आखिर? ये किसी पर्टिकुलर लोगों को दिया क्यों जाता है? तो लोग बोलते हैं रिज़र्वेशन जाति के आधार पे मिलता है, जो गलत बात है, जो पूरी तरह से गलत बात है। रिज़र्वेशन जाति के आधार पे मिलता ही नहीं है। पहली बात, रिज़र्वेशन एसटी लोगों को भी मिलता है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी लोग, उनमें जाति नहीं होती। रिज़र्वेशन जब मिलता है एसटीज़ को, एसटीज़ में जाति ही नहीं होती। उनमें ज़मात होती है, यानी कि ट्राइब्स होते हैं अलग-अलग। उनका जाति व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। तो अगर सिर्फ़ जाति देख के मिलता, तो एसटीज़ को रिज़र्वेशन मिलता ही नहीं कभी। दूसरी बात, अगर हम देखे जाए तो ट्राइबल्स में, एसटीज़ में और ट्राइबल्स में और हमारे शहरों में रहने वाले या फिर जाट सिस्टम वाले समाज में बहुत फ़र्क है। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएँगे, लेकिन पहली बात, सारे जो ट्राइब्स होते हैं वो एक-दूसरे को ऊपर-नीचे नहीं मानते, जैसे कि जातियाँ ऊपर-नीचे होती है। दूसरी बात, उनमें कोई छुआ-छूत नहीं होता ट्राइब्स में एक-दूसरे के बीच में। तीसरी बात, वहाँ पे औरतों को समान माना जाता है, जो कि हमारे धर्म व्यवस्था में नहीं माना जाता। और चौथी बात, वो कोई धर्म का भाग है ही नहीं, उनका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि रिज़र्वेशन लेने के लिए आपको बेसिक मार्क भी होने सकते हैं, बेसिक क्वालिफ़िकेशन भी होना पड़ता है। सिर्फ आप अगर फेल हो जाओ 10वीं 12वीं और सर्टिफिकेट लेके आ जाओ कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। आपको बेसिक मार्क भी लगते हैं। और तीसरी बात, जाति तो सबकी होती है, जनरल कैटेगरीज वालों की भी जाति होती ही है। जैसे आपको स्क्रीन में जातियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, तो इनको भी एक सर्टिफिकेट मिलता और रिजर्वेशन मिल जाता। नहीं, नहीं मिलता। क्यों? रिजर्वेशन क्यों सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसीज को दिया जाता है? क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिए।
अब सवाल आता है, ये लोग पिछड़ गए क्यों? ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़ गए क्यों? इसका मतलब है, ये लोग जब से वक़्त की शुरुआत हुई, जिनसे इंसानियत की शुरुआत हुई, तभी से क्या ये लोग पिछड़े थे? नहीं, ये लोग पिछड़े हैं क्योंकि इनके साथ असनैसर्गिक और असामाजिक बर्ताव किया गया था इतिहास में। और इसकी वजह से ये सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे भी पिछड़ गए। ये बर्ताव को बोला जाता है आईडी 3। आईडी 3 वजह से सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़ गए। आईडी 3 चीज़ क्या है? आईडी 3, आई मतलब इनइक्वालिटी, डी डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा डी डिप्रिवेशन और तीसरा डी डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये चीजें हुई थी उनके साथ, एससी एसटीज और ओबीसीज के साथ। अब इनको ये है क्या? इनइक्वालिटी यानी कि विषमता, यानी कि इनको समान नहीं माना गया था, इनको नीच माना जाता था। दूसरी बात डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इनको नीच माना जाता था, इनके साथ भेदभाव होता था। और क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था, इनको डिप्राइव किया जाता था अपने हक से। डिप्राइवेशन यानी कि वंचित रखना। जैसे कि आप एक सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकते, आप स आप कोई रास्ते पे चल नहीं सकते, शहर के मूल रास्ते से चल नहीं सकते, आप गाँव के बीच में रह नहीं सकते, आपको बाहर रहना पड़ेगा। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स है डिप्रिवेशन के। और चौथा डिनायल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब मौकों को नकारना। इनको वो मौके नहीं दिए गए जो कोई समाज के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इनको कुछ जॉब्स या नौकरियाँ करने को नहीं दिया जाता था क्योंकि छुआ-छूत, इससे आप अछूत हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। और वो कोई व्यवसाय करे तो वो भी नहीं करने दिया जाता था क्योंकि आपसे सामान कौन खरीदेगा? क्योंकि आप तो अछूत हो, आपने छुआ हुआ सामान है। इन 4 चीज़ों की वजह से ये लोग पिछड़ गए थे और इसकी वजह से इनको रिज़र्वेशन मिलता है। क्या आपके साथ भेदभाव हुआ था? क्या आपको वंचित रखा था आपके हकों से? और क्या आपको मौके नकारे गए थे? ये 4 चीज़ें अगर किसी के साथ हुई थी तो उसको आज भी रिज़र्वेशन मिल सकता है। लेकिन जब कोई माँग करता है तब ये ज़रूरी होता है उससे पूछना कि क्या ये 4 चीज़ें हुई भी थी आपके साथ? अब बात आती है रिजर्वेशन असल में है कितना? लोग बोलते हैं देश पिछड़ गया, जैसे कि रिजर्वेशन बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा हो। तो हम देखते हैं असल में है कितना रिजर्वेशन? हमारे देश में जो रोजगार के मौके हैं, इनको 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या 10 से भी कम होती है। यहाँ पे कोई लेबर लॉज़, कानून यहाँ पे लागू नहीं होते। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा जाता चीज़ों का। जैसे कि एक छोटी दुकान है, अगर एक बाल काटने की दुकान है और 3 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो कहीं पे रिकॉर्ड मतलब उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, दैट्स नॉट रजिस्टर्ड शॉप। तो ऐसी चीज़ों को हम इनफॉर्मल सेक्टर में डालेंगे, जो हमारे देश का ज़्यादातर रोज़गार होता है। 90% रोज़गार इनफॉर्मल सेक्टर से आता है और इससे आधा खेती से आता है, किसानी से। दूसरी बात, दूसरा सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज यानी कि फॉर्मल। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, लाइसेंस्ड होती है, जहाँ पे सारे कानून का उनको पालन करना पड़ता है, जो सरकारी कानून होते हैं व्यवसायों के लिए। ये सिर्फ 10% रोजगार है और इसमें से भी 8% होता है वो प्राइवेट कंपनीज का होता है, जहाँ पे कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। और इसमें से सिर्फ 2% सरकारी रोजगार है या सरकारी नौकरियां होती है, जहाँ पे रिजर्वेशन होता है। और ये 2% भी आज के दिन कम होता जा रहा है। अब कैसे कम होता जा रहा है रिजर्वेशन? क्यों कम होता जा रहा है? पहली बात, प्राइवेटाइजेशन। जब कोई सरकारी व्यवस्था या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट कर दिया जाता है तो उसका रिजर्वेशन वहाँ का वैसे ही हट जाता है। वहाँ की सारी रिजर्व्ड पोस्ट तो वैसे ही चली जाती है। अब आप खुद देखिए न्यूज़ में सर्च करके, हाँ, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अलग-अलग सरकारें चीज़ों को प्राइवेट करती जा रही है। आप खुद देखिए कि कौन-सी सरकार ने क्या-क्या प्राइवेट कर दिया। अब बात ऐसी होती है कि अगर कोई सरकार सामने से बोले कि हम आपका रिज़र्वेशन हटा देंगे, तो लोग उनको वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई सरकार ऐसा नहीं बोलती और चुपके से चीज़ों को प्राइवेटाइज़ कर देती है, तो रिज़र्वेशन हट जाता है और लोगों का ध्यान भी नहीं जाता उसके तरफ।
तो प्राइवेटाइजेशन करना रिजर्वेशन हटाने का ही एक दूसरा स्वरूप है। दूसरा कारण रिजर्वेशन कम होने का आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, जो कि प्राइवेटाइजेशन का ही एक रूप है। मान के चलते हैं कि अगर एक म्युनिसिपैलिटी है और म्युनिसिपैलिटी में सफाई कर्मचारी की एक पोस्ट है, जो एक पोस्ट है सरकारी, तो वहाँ पे रिजर्वेशन भी होगा। लेकिन अगर वो पोस्ट पे कोई काम कोई रखे ही ना, किसी को दे ही ना, उसके बजाय एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया जाए और वो लोगों को काम पे रखे, तो ये एक तरह का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। एक नौकरी थी जो खा गए, जो गायब हो गई क्योंकि वो प्राइवेटाइज कर दी गई। तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन एक दूसरा स्वरूप है प्राइवेटाइजेशन का, जिससे रिजर्वेशन कम होता है। और तीसरा, सीपीआर को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करना। सीपीआर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बोलता है रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल है। पॉइंट ए, अगर किसी हायर एजुकेशन में अप्लाई किया हो कैंडिडेट्स ने, तो वहाँ पे रिजर्वेशन हो भी, और कोई SC ST कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट है जिसने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसको हटा दिया जाता है ये बोल के कि तुम ओपन में नहीं आ सकते, जो कि सरासर गलत चीज है। ओपन कैटेगरी में कोई भी हो सकता है, भले ही वो कोई भी जात का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, भले ही वो भारत का नागरिक भी ना हो, वो भी ओपन में आ सकता है। ओपन कैटेगरी जनरल कास्ट कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड नहीं होती, अपर कास्ट के लिए रिजर्व्ड नहीं होता, ओपन सबके लिए होता है। लेकिन उनको हटा दिया जाता है किसी SC ST ने अगर ओपन में अप्लाई किया तो। दूसरी बात, कोई अगर जिसको मार्क ज्यादा है और वो ओपन को अप्लाई करे, तो उसको जबरदस्ती रिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उसको SC ST ओपन से अप्लाई करे और मार्क है तो भी उसको जबरदस्ती डाल दिया जाएगा SC ST में। तीसरी बात, ऐसा अगर नौकरी की अगर पोस्ट की भर्ती करनी हो, तो वहां पे ओपन की अगर पोस्ट हो तो वहां पे OBC SC ST का एप्लीकेशन रिजेक्ट ही किया जाता है डायरेक्टली, बोल के कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ये ओपन के लिए, जो गलत बात है। चौथी बात, यूनिवर्सिटीज में OBC को सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर तक रिजर्वेशन दिया जाता है। बड़े पोस्ट जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर को OBC को रिजर्वेशन दिया ही नहीं जाता, जो गलत बात है। पांचवा बिंदु, कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं DOPT के, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, बताता है आपको रिजर्व्ड कैटेगरीज को कैसे फिलअप करना है सीट्स को, ये वो बताता है। उसका पालन ना करना, उस पे ध्यान ना देना, उनके इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करना। छठा पॉइंट, अगर 14 कहीं पे पोस्ट्स हो, तो उनमें से सिर्फ 5 रिजर्व की जाती है और 9 अनरिजर्व की जाती है, जो गलत चीज है। इससे होता यह है कि रिजर्वेशन सिर्फ 35.7% हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है 49.5% होना चाहिए रिजर्वेशन। तो कम किया जाता है रिजर्वेशन को, जहाँ की होना ये चाहिए कि 6 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और 8 सीट्स अनरिजर्व होनी चाहिए। लेकिन ये इसलिए ताकि ओपन की सीट्स कम ना हो, रिजर्वेशन की सीट्स कम कर दी जाती है, जो कि गलत चीज है। और लास्ट पॉइंट, अगर कहीं पे सिंगल एंट्री पोस्ट हो, यानी कि एक ही पोस्ट है, तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं होता, ओपन के लिए ही होती है वो। तो ऐसी जगह पे OBC SC ST का फॉर्म एप्लीकेशन नकार ही दिया जाता है, जो कि गलत चीज है। इसका कोई मतलब नहीं होता। ओपन में जो भी अप्लाई करे उनमें से सबको देना चाहिए, जो भी जिसका सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट मार्क्स है उसको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट टाइम आपके कोई बेटा या छोटा भाई या किसी का भी एडमिशन कराना हो, तो जाके यूनिवर्सिटी में पूछिए आप सीट्स फिलअप कैसे करते हैं, कैसे पहले ओपन की भरी जाती है या पहले SC ST की भरी जाती है। अगला ये क्लेम किया जाता है कि हमारा भारत देश रिजर्व्ड है, सिर्फ भारत में ही रिजर्वेशन है, बाहर रिजर्वेशन नहीं होता, जो पूरी तरह से गलत चीज है। जिनको हम महासत्ता मानते हैं, अमेरिका, वहां पे भी रिजर्वेशन होता है। US गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, जो खुद ही अफर्मेटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने पे जिसका काम है। वहां पे रिजर्वेशन को अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी बोला जाता है। अमेरिकन कंपनियां, जैसे कि जिनका एनुअल रेवेन्यू $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, HP, इन्होंने खुद से ही अफर्मेटिव एक्शंस के सपोर्ट में बोला है
जैसे कि अमेरिका में अलग-अलग नस्ल के लोग होते हैं, जो गोरे लोग जिनको व्हाइट बोले जाते हैं, वो छोड़ के वहाँ पे अफ्रीकन नस्ल के लोग होते हैं, ल लैटिनो नस्ल के लोग होते हैं, जो सादर्न अमेरिका का पार्ट है, जैसे कि मेक्सिको जैसे देश, और एशियन लोग, जैसे कि चाइना या फिर ये आशियाई देश है, वहाँ के लोग। तो अलग-अलग नस्ल के लोग होने चाहिए कंपनी में, इसीलिए वो खुद से अलग-अलग नस्ल के लोगों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वर्क प्लेस में या दफ्तर में सिर्फ गोरे लोग, व्हाइट नस्ल के लोग ना हो। इसीलिए वो खुद से अप्रोच करते हैं आगे और खुद से ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन हमारे देश में उल्टा होता है, यहाँ पे सिर्फ सवर्णों को डाला लिया जाता है और बाकी जातियों को, एससी, एसटी, ओबीसीज़ को दूर रखा जाता है वर्क प्लेस से। और एक एग्जाम्पल है वहाँ के अफर्मेटिव एक्शन के ही एक दूसरे स्वरूप का। ये एक अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग सम मानसिक रूप से इतने इंक्लूसिव है कि हॉलीवुड अगर हम देखें फ़िल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे बहुत सारे लीड एक्टर्स और बड़े-बड़े एक्टर्स हैं जो अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन नस्ल के हैं, जो अमेरिकन सिटीज़न ही है, लेकिन जिनको अफ्रीका से लाया गया था, जिनको ब्लैक बोला जाता है, तो ब्लैक बहुत सारे एक्टर्स हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएँगे। लेकिन आप एक लीड एक्टर का नाम बताइए जो बॉलीवुड का एक्टर है और वो एससी एसटी से आता है। एक का नाम बताइए, एक। या फिर एक ओबीसी एक्टर का नाम बताइए जो लीड रोल्स करता है, जो एक स्टार है। नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि हमारे यहाँ पे नेपोटिज़्म तो एक है ही बात, लेकिन अगर आपको जैसे-तैसे रोल मिल भी जाएगा, अगर आप अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हो, तो आप भूल ही जाओ। आपको स्टूडियो देखने भी नहीं मिलेगा, इतना आपको दूर रखा जाएगा। अब अमेरिका में अफ़र्मेटिव एक्शन मिलता है, जैसे कि बोला था, तो ये क्यों मिलता है उनको? क्या वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो अफ़्रीकन नस्ल के लोग सिर्फ़ अफ़्रीकन हैं? क्या सिर्फ़ इसलिए मिलता है उनको? नहीं, वो उनको दिया जाता है क्योंकि उनके साथ आईडी 3 बिहेवियर हुआ था, जो हमने स्ट्रीम में पहले डिस्कस किया। उनको नीच माना गया था, वहाँ के जो अफ़्रीकन लोग हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उनको विषम माना था, नीच माना था, उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनको वंचित रखा गया था और उनसे मौके नकारे थे। इसकी वजह से उनको आईडी 3 के तहत अफ़र्मेटिव एक्शन में उनको जॉब्स मिलती है। अब ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपको अगर समझना है, अगर आपसे कोई बोले प्रूव करके दिखाओ कहाँ पे होता है रिज़र्वेशन, अफ़र्मेटिव एक्शन। कोई भी कंपनी का नाम लिखे अमेरिकन, उसके सामने बस टाइप करना है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और ये चीज़ को आपको गूगल पे सर्च करना है। आपको पेज का लिंक मिल जाएगा वो कंपनी के, जो आपको एक्सप्लेन करेगा उनकी पॉलिसीज़ क्या-क्या है। यहाँ पे सामने एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का पेजेस का मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, जो आप अगर जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे अलग-अलग नस्ल के लोगों को लेने पे फ़ोकस करते हैं, ताकि वर्क प्लेस में अलग-अलग नस्ल के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, सिर्फ़ एक ही किस्म के लोग ना हो। अब ये क्लेम किया जाता है आगे वाला कि अगर भारत में रिज़र्वेशन ना होता, तो भारत एक सुपर पावर बन गया होता, जो कि एक पूरी तरह से गलत क्लेम है। भारत में अगर रिज़र्वेशन होता भी, तो भारत में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर एक कॉलेज में 100 सीटें हैं और 100 सीटों का इंटेक है, उनमें से 22 सीटें रिज़र्व्ड है एससी-एसटीज़ के लिए, 28 सीटें रिज़र्व्ड है ओबीसी के लिए और 50 ओपन है। मान के चलते हैं कि एससी-एसटी का कट ऑफ है 60%, लेकिन ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है 70%, 60% और 70%। तो फ़र्क है कट ऑफ्स में। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई ओपन कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी से, वो अप्लाई करता है और उसको 70% से कम मार्क है, तो उसको एडमिशन नहीं मिलने वाला। लेकिन 60% से वाले एससी-एसटी को मिल जाएगा। अब जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले लोग बोलेंगे रिजर्वेशन की वजह से 60% वाले को एडमिशन मिल गया, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा है, मुझे 65% है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। तो वो एससी एसटी जब सीखेगा, तो वो बुरा इंजीनियर बनेगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है, तो इस वजह से हमारा देश पीछे रह जाएगा। ये कोई जनरल कैटेगरी वाला ये क्लेम कर सकता है। अब बात ऐसी है, इसका मतलब वो ये मान के चल रहा है कि मार्क्स यानी कि टैलेंट,
जितने ज़्यादा मार्क उतना ज़्यादा टैलेंटेड। अगर मार्क कम है तो वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर हम 1 सेकंड ये जो गलत बात है, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए मान कर भी चले कि मार्क्स इसका मतलब होता है टैलेंट, तो भी ये 70% कट ऑफ है जनरल का, तो 70% से ज़्यादा मार्क वाले लोगों को एडमिशन मिल गया, जो जनरल कैटेगरी में से थे। तो इसका मतलब बाकी जो भी सीट्स भरी है जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में, उनको 70% से ज़्यादा मार्क है। तो क्योंकि इन्होंने बोला था मार्क्स का मतलब होता है टैलेंट, तो ज़्यादा मार्क वाले लोग ऑलरेडी भरे पड़े हैं, तो उन्होंने हमारे देश को अब तक महासत्ता क्यों नहीं बनाया? और अगर वो लोग हमारे देश को महासत्ता नहीं बन पा रहे ज्यादा मार्क वाले, तो ये 65% वाला क्या ही कर लेगा? ये कैसे महासत्ता बनाने वाला है? अगर हम रिजर्वेशन की सीटें हटा के इसको एडमिशन दे भी दे, ये कैसे देश को महासत्ता बनाएगा? अब वो पीछे भागेंगे ये बोल के कि मार्क से कुछ नहीं होता, लेकिन जनरल वाले को मिलना चाहिए एडमिशन, उससे मार्क से कुछ लेना देना नहीं है, देश बन जाएगा महासत्ता। अगर मार्क से लेना देना नहीं है तो आप पहले क्यों बोल रहे थे 60% वाला है उसको मिलना नहीं चाहिए SC/ST को एडमिशन? सच तो ये है कि ये लोगों को ना ही मार्क से मतलब है, ना इनको रिजर्वेशन से मतलब है, इनको प्रॉब्लम है SC/ST से या OBC से। इनको चाहिए कि SC/ST OBC लोग एडमिट ना हो पाए, वो यूनिवर्सिटी में आए ही ना, उनको शिक्षण ना मिले, और इस वजह इसकी इसके लिए वो सिर्फ कारण ढूंढ रहे हैं अलग-अलग। सच बात तो ये है, अगर हमारे देश को महासत्ता बनाना है, तो हमको लोग चाहिए जिनके पास सच में टैलेंट हो, जो लायक है वो जगह पे होने के लिए। लेकिन अगर वो जगह पहले से ही भरी है किसी जनरल कैटेगरी वाले से, जो अपने प्रिविलेजेस यूज़ करके वहाँ पे पहुँचा है, जो प्रिविलेजेस को ये लोग मेरिट बुलाते हैं, तो वहाँ पे कोई डिज़र्विंग आदमी कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। एक टैलेंटेड आदमी कोई भी कैटेगरी से हो सकता है, भले ही वो SC/ST OBC हो या जनरल हो। लेकिन अगर सिर्फ हम जनरल वालों को ही मौका देंगे और दूसरों को मौका ही नहीं देंगे, तो हमको कभी टैलेंटेड आदमी मिल ही नहीं पाएगा। अब बात आती है, अगर कोई अमीर है तो उसको रिजर्वेशन चाहिए क्यों? और फाइनेंशियली अच्छा खासा भी है, अमीर ना भी हो, तो उसको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? सवाल ऐसा आता है कि ये रिज़र्वेशन फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से गलत आर्गुमेंट है। आप सिर्फ़ उनको एक सिंपल सी चीज़ पूछिए, अगर कोई SC/ST OBC फाइनेंशियली अच्छा है, इसीलिए वो ओपन कैटेगरी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, तो क्या आप चुप बैठोगे? ये पूछने पे ये लोग पीछे भागेंगे और आपसे आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या कि क्लास में SC/ST OBC सीट पे तो वो लोग होंगे ही, ऊपर से ओपन की सीटें ओपन जनरल कैटेगरी वालों के लिए कम हो जाएंगी, क्योंकि वहां से भी SC/ST OBC आ गए हैं। इसीलिए ये लोग सिर्फ एक बहाना बनाते हैं कि आपको रिजर्वेशन नहीं यूज करना चाहिए, आप रिजर्वेशन ना यूज करके ओपन से अप्लाई करो, तो भी ये लोग आपसे कंप्लेंट ही करेंगे। दूसरा सवाल आता है कि अगर कोई फाइनेंशियली अच्छा बन भी गया, अगर कोई अमीर बन भी गया, तो क्या इससे जातिवाद खत्म हो जाता है? अमीर होने से जातिवाद उसके खिलाफ होने वाला खत्म नहीं होता, उल्टा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई अमीर बन जाए, तो वो उसके साथ होने वाले रिज़र्वेशन को दूर रह सकता है, कोशिश कर सकता है। वो अच्छे खासे गाड़ी चला सकता है, वो अच्छे खासे कपड़े पहनेगा, वो अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल लेगा, लेकिन इससे लोग उससे और नफ़रत करते हैं कि वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुम्हारी जगह वहाँ पे है, आपको वहाँ पे रहना चाहिए। जातिवादी लोग ये चीज़ को हज़म नहीं कर सकते, अगर कोई SC/ST अच्छा बन जाए तो फाइनेंशियली। वो उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी यहाँ होने की औकात नहीं है, आप यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब ये चीज़ मैंने किस बेसिस पे बोली? यह एक बड़ा क्लेम है, ये किस बेसिस पे बोला गया? आपके सामने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जहाँ पे किसी दलित को, SC/ST को स्लीपर या चप्पल पहनने के लिए मारा गया या अच्छे कपड़े पहनने के लिए मारा गया। आप खुद जाके देख सकते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल्स, खुद पढ़ सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो। आप खुद से सवाल पूछिए और उनसे भी ये सवाल पूछिए कि अगर ये लोग चप्पल पहनने के लिए इनको मारा गया, अगर ये अमीर बन जाए,
ये सूट पहने, लेदर शूज़ पहने और वहीं पे चले जाए, तो क्या वो लोग इनको छोड़ेंगे? क्या वो लोग बोलेंगे, "अरे नहीं, ये तो अमीर बन गया, इसको नहीं मारेंगे हम, क्योंकि ये तो अमीर है।" नहीं, वो उनका वही हाल करने वाले और बुरा हाल करेंगे, क्योंकि उनका दिक्कत उसके गरीब होने से नहीं है, उनको दिक्कत है उसके एक एससी-एसटी होने से और कपड़े पहनने से अच्छे। ये एक न्यूज़ आर्टिकल से किसी दलित को घोड़े पे चढ़ने के लिए मार डाला गया है या मारा गया, अलग-अलग बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे न्यूज़ है क्योंकि ये चीज़ होती रहती है। एक बीएसएफ के जवान को भी मारा गया, एक आईपीएस ऑफिसर को भी धमकियाँ दी गई, उसको सिक्योरिटी में जा अपनी बारात निकालनी पड़ी। अब ये सवाल खुद से पूछिए और उनसे पूछिए, अगर ये लोग अमीर होते और घोड़ी की जगह लग्ज़री गाड़ी में बैठ के घूम रहे होते और वहीं पे जाके उन्हीं लोगों से इनका सामना हुआ होता, तो क्या वो लोग इनको छोड़ देते? ये बोल के कि अरे यार, ये तो अमीर है, तो क्या हुआ? इसको नहीं मार सकते। नहीं, मेबी उनकी लाश भी नहीं मिलती, वो महँगी गाड़ी में जाते और इनसे सामना होता तो। यहाँ पे अब ये कपड़े पहनना या अच्छी गाड़ी में घूमना छोड़ दीजिए। किसी के सामने कुर्सी पे बैठ के खाना खाने के लिए एक एससी-एसटी को मार डाला गया था। कुर्सी पे बैठ के खाना के लिए किसी को मार डाला हो, आप सोचिए अगर वो अमीर बनता आदमी, अगर वो अमीर होता और वही कुर्सी पे बैठ के खाना खाता, तो ये लोग उसको छोड़ते? अगर वो पैर पे पैर रख के कुर्सी पे बैठता, तो क्या ये लोग छोड़ते उसको? नहीं, उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन है, भले ही वो कितना अमीर हो जाए। तो इसका मतलब है अमीर होने का कोई रिलेशन नहीं होता जातिवाद से। जातिवाद है इसलिए रिज़र्वेशन होता है और अमीर होने से जातिवाद खत्म नहीं होता। अब बहुत लोग बोलेंगे, जो भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाए, ये पुरानी चीज़ें, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ आजकल होता नहीं है, ये वन ऑफ इंसिडेंट्स है, एका-दूजा इंसिडेंट। आपके सामने एनसीआरबी के अकॉर्डिंग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो सारे जुर्मों का रिकॉर्ड रखता है, 2021 में 50,900 केसेस आए थे सामने, जातिवाद या दलितों के एससी-एसटीज़ के खिलाफ हुए जुर्मों के। अब बहुत लोग बोलेंगे 2021 का डेटा है, ये तो बहुत पुराना है, आजकल तो होता नहीं है। तो ये आखिर लास्ट के 3 महीने की घटनाएँ हैं। एक दलित औरत को आग लगा दिया, रेप किया और उसको ज़िंदा जला दिया गया, उसकी मौत हो गई। एक दलित औरत को एसिड रेप किया गया उसके साथ और उस पे एसिड फेंका गया, उसकी भी मौत हो गई। दलित आदमी को मारा गया, उसके खिलाफ जातिवादी गालियाँ दी गई। दलितों को मंदिर में जाने से रोका। किसी दलित का बच्चा मंदिर में गया, इसीलिए उनको बेइज्जत किया गया। किसी दलित को पुलिस वालों ने मार डाला, कस्टडी में मौत हो गई। एक बीएसएफ वाले की बारात में उसको घोड़ी चढ़ने के लिए मारा। एक लीडर को मार डाला गया। एक अक्यूज़्ड यानी कि जिसके खिलाफ केस डाली थी, उसने वो दलित विक्टिम का ही घर जला डाला। अब वो जान के लिए अपने लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो 3 महीने में हुई घटना है, अभी थोड़ी होता है, ऐसा कभी-कभी हुआ होगा, अभी थोड़ी होता है। ये लास्ट महीने की घटना है, ये महीने की घटना है, लास्ट नहीं जून के महीने की घटना है ये सब। किसी को अच्छे कपड़े गॉगल पहनने के लिए मारा, किसी को भीम जयंती सेलिब्रेट करने के लिए खून कर डाला, हत्या कर डाली उसकी। किसी का अंगूठा काट डाला क्योंकि उसके बच्चे ने उसके नेफ्यू ने क्रिकेट का बॉल उठाया था। किसी दलित को पैसे रकम जो उधार मिली थी वापस ना देने के लिए खून हत्या कर डाली। एक ग्रूम को यानी कि पति जो होता है उसको मारा कि घोड़ा चढ़ने के लिए, ये कि पहली बार हुई घटना नहीं है। एक एक नाबालिग जो लड़की है दलित, उसका हत्या की गई और उसकी बॉडी को लटकाया गया। अब लोग बोलेंगे कि ये महीने हुआ होगा, आजकल तो होता नहीं है, फिर भी हुआ होगा, लेकिन ये होता नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो ये 1 हफ्ते पहले हुई घटनाएँ है। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके खिलाफ जातिवाद हो रहा था, वो सह नहीं पाया। बेंगलुरु की घटना है। एक आदमी, दलित आदमी की कस्टडी में मौत हो गई, हिरासत में मौत हो गई। उसको मार डाला गया क्योंकि उसके बॉडी पे घाव मिले हैं। एक औरत को गैंग रेप कर दिया गया, पुलिस वालों ने ही और उसका खून भी कर दिया गया। अब ये सब देख के भी बहुत लोग बोलेंगे ये सारी घटनाएँ फेक है, ऐसा न्यूज़ फेक है, ये घटनाएँ फेक है, इनमें कोई कास्ट एंगल है नहीं, जाति से लेना-देना है नहीं।
ये मेरे यहाँ नहीं होता, मेरे गाँव में नहीं होता, मेरे मोहल्ले में नहीं होता, मेरे बिल्डिंग में नहीं होता। हमारी खुद की मेड या काम करने वाली घर में वो खुद एससी-एसटी है, हम जातिवादी नहीं है, हम तो भेदभाव नहीं करते, हमारे तो दोस्त जातिवादी ही नहीं है, हमारे तो खुद के एससी-एसटी दोस्त है, हम उनके साथ खाना खाते हैं, हमारे गाँव में तो उल्टा है, एससी-एसटी संख्या में ज़्यादा है। और आखिर में मुझे एक एससी-एसटी पता है जो बहुत अमीर है, जिसके पास बीएमडब्ल्यू है। अगर आपसे ये कोई देख के भी ये सारी चीज़ें बोले, तो उसके साथ बहस करना मूर्खपन है, आपका खुद का वक़्त ज़ाया करना है। अ, तो ये अगला पॉइंट जो कि लास्ट का बोला था, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कोई दलित एससी-एसटी पता है जिसकी बीएमडब्ल्यू है जो बहुत अमीर है, तो इस वजह से रिज़र्वेशन खत्म होना चाहिए, जातिवाद हो नहीं रहा, कहीं इनइक्वालिटी फाइनेंशियल है नहीं क्योंकि एक देख लिया मैंने जो बहुत अमीर है। अब सवाल ये आता है कि रिजर्वेशन का गरीबी से कुछ लेना-देना नहीं है, वो गरीबी हटाओ योजना नहीं है, उसका आर्थिक परिस्थिति से कुछ लेना-देना नहीं है। हमारा संविधान कहीं पे नहीं बोलता जो आर्थिक कमज़ोर है उसको देना चाहिए। रिजर्वेशन एससी-एसटी, ओबीसीज़ के लिए एससी-एसटीज़ के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि गरीब एससी-एसटीज़ के लिए है रिजर्वेशन, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। तो ये गलतफ़हमी है, गरीबों का कोई लेना-देना नहीं है रिजर्वेशन से। दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर कोई अमीर बन भी जाए, तो उनसे जातिवाद से पीछा छूटता नहीं, उल्टा ज़्यादा जातिवाद उनको फेस करना पड़ता है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की वजह से आज के ज़्यादातर एससी-एसटीज़ फाइनेंशियली कमज़ोर है, गरीब है, लेकिन ज़्यादातर जनरल कैटेगरी लोग इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से अमीर भी बन गए हैं और फाइनेंशियली अच्छे हैं। फाइनेंशियली अच्छे से मेरा क्या मतलब है? उनके पास रहने को घर है, खाने को 3 वक़्त का खाना है और पहनने को अच्छे खासे कपड़े हैं। ये 3 चीज़ें नहीं है, इनमें से एक चीज़ें नहीं है, ऐसा जनरल कैटेगरी आपको ढूँढ के भी नहीं मिलेगा। इक्वालिटी बोथ इक्वालिटी गोज़ बोथ वेज़ का मतलब है, समानता दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर एक गाँव में पानी नहीं आता, दूसरे गाँव में पानी आता है, तो दोनों गाँव समान नहीं है और एक गाँव में दूसरे गाँव में अगर थोड़ा पानी आने लगा और एक गाँव में पानी हर जगह आता है, तो भी समानता नहीं हुई। समानता तब हुई जब दोनों गाँव में कुछ जगह पानी है और कुछ जगह पानी नहीं आता, तब हो गए ना दोनों गाँव समान। तो वैसे ही आपको भले ही एका-दूजा अमीर एससी-एसटी मिल जाए, लेकिन जनरल वाले आपको गरीबी में दिखते नहीं। गरीबी का मतलब क्या है? अब बोलेंगे मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं है, मैं जनरल वाला हूँ, हम गरीब है। उसको गरीब आप बोल ही नहीं सकते। आपको गरीब आपको एससी-एसटी भले ही मिल जाए अमीर, लेकिन जनरल वाला ये सब काम करते हुए आपको क्यों नहीं दिखता? दिखते आपको? जनरल वाले सुबह रास्ता साफ करने क्यों नहीं आते? जनरल वाले ट्रेन में टॉयलेट क्यों नहीं साफ कर रहे होते? जनरल वाले सिग्नल पे भीख क्यों नहीं मांगते हुए दिखते आपको? जनरल वाले क्यों नहीं पंक्चर ठीक कर रहे होते रास्ते के साइड में? जनरल वाले क्यों नहीं उनके बच्चे सिग्नल पे भीख मांग रहे नहीं होते? जनरल वाले क्यों नहीं मजदूरी कर रहे होते? जनरल वाले खतरनाक वाली मजदूरी क्यों नहीं करने होते जैसे कि कोयले की खदान पे काम करना हो? जनरल वाले आपको कबाड़ी वाले का काम क्यों नहीं करते हुए दिखते? जनरल वाले आपको झोपड़पट्टी में, झोपड़ झुग्गियों में, स्लम एरिया में क्यों नहीं रहते हुए दिखते? जनरल वालों के बच्चे क्यों नहीं आपको दिखते कुपोषण से जिन शिकार होते हुए? जनरल वाले आपको रिक्शा खींचते हुए क्यों नहीं दिखते हाथों से? जनरल वाले मरा हुआ जानवर उठा के लेके जाने वाले क्यों नहीं होते जो म्यूनिसिपालिटी के लिए काम करते? जनरल वाले आपको क्यों नहीं दिखते जो अपना एजुकेशन छोड़ के मजदूरी में हाथ बटा रहे हैं क्योंकि घर में थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा है जिससे खा पाए 3 वक्त का? क्या आपको ये सब करते हुए अगर आपको जनरल वाले आपके लिए एक्टिविटी है, ढूँढ के दिखाइए आप, जो इनमें से कोई काम करता हो और जो जनरल कैटेगरी में से हो। इसको बोलते हैं गरीबी, ये होती है गरीबी। और ये लोग बोलते हैं मेरे यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं है घर पे इसीलिए मैं गरीब हूँ और इसीलिए मुझे रिजर्वेशन चाहिए, जो कि वाहियात चीज है। और वो जब अपने आप को गरीब जब बोलते हैं तो वो इन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि इनकी गरीबों को कंसिडर ही नहीं कर रहे कहीं और पे। इनके लिए ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो इंसान ही नहीं है, हाँ वो तो है। ऐसा इनका विचार सरणी होती है, इनकी मानसिकता। अब बात आती है रिजर्वेशन क्या सिर्फ SC ST और OBCs की होती है? नहीं, रिजर्वेशन और भी लोगों के लिए होती है।
अमीर लोग जनरल कैटेगरी वाले, उनको भी रिजर्व सीट होती है, भले ही उनको मार्क एकदम वाहियात क्यों ना हो, उसको मैनेजमेंट कोटा बोला जाता है। रिजर्वेशन फिजिकली वीक एंड हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग जनों के लिए भी होती है। रिजर्वेशन जो डिफेंस में सर्व कर चुके हैं उनके बच्चों के लिए भी होती है। रिजर्वेशन औरतों के लिए भी होती है, फीमेल्स के लिए। और रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीक जनरल कैटेगरी वालों की भी होती है, जो 10% अभी मिलता है। आपने कभी सुना है इन रिजर्वेशंस के खिलाफ किसी को बोलते हुए, पोस्ट लिखते हुए, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हुए, मोर्चा निकालते हुए? नहीं, आपको कोई नहीं मिलने वाला। इनमें से जो कैंडिडेट होते हैं, ये अबव कैटेगरीज में से, इनको भी बहुत बार कम मार्क होते हैं ओपन कैटेगरीज में, लेकिन तब कोई मेरिट की बात नहीं करता, कम मार्क्स की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको रिजर्वेशन के से इनको रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है एससी एसटी ओबीसी के आने से प्रवाह में, उनको एडमिशन मिलने से प्रॉब्लम है। ये बस कारण ढूंढ रहे हैं कैसे इनको बाहर रखा जाए शिक्षा प्रणाली से। जिन्होंने मतलब जिनको सालों से रखा है, इनको अभी भी रखना ही है बाहर प्रवाह से। और एक बात आता है आखिरी कि जाति प्रमाण पत्र से जातिवाद होता है। हम जाति प्रमाण पत्रों को रखना नहीं चाहिए, पजेस नहीं करना चाहिए, जो पूरी तरह से बकवास चीज है। क्यों? हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मान के चलते हैं कि एक गांव है, गांव में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में घर लोग बेघर हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं लोगों के, तो सरकार को मदद करनी पड़ेगी लोगों की। इसके लिए सरकार को ये चीज पक्की करनी होगी कि सिर्फ जो लोगों को सच में बाढ़ से नुकसान हुआ है उन्हीं को मदद मिले। जिनको नुकसान नहीं मिला, नुकसान नहीं हुआ, उनको मदद नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पैसे मिल रहे हैं तो हमें भी मिले थोड़े से। इसलिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि एक सर्टिफिकेट करे, सर्वे करे लोगों का, अधिकारी भेज के, जो देखे किसी के को नुकसान हुआ है और उसको सर्टिफिकेट दे दे। बाढ़ग्रस्त सर्टिफिकेट, बाढ़ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र, फ्लड अफेक्टेड सर्टिफिकेट दे दे, ताकि जब मदद देने की बात आए तब ये लोग सर्टिफिकेट दिखा के मदद दे ले पाए। अगर कोई अब आके बोलता है कि ये सर्टिफिकेट की वजह से लोग बेघर हो रहे हैं, इसकी वजह से लोगों का नुकसान हो गया, लोग गरीब हो गए, ये सर्टिफिकेट को हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अगर हम सर्टिफिकेट को हटा देंगे तो जो बेघर हुए उनके घर अपने आप से बन जाएंगे, उनका नुकसान ठीक हो जाएगा अपने आप से, बाढ़ आई है वो पीछे चली जाएगी पानी। तो कैसे सुनाई देता है? बेवकूफाना है ना ये बात। एग्जैक्टली ऐसे ही सुनाई देता है जब कोई बोलता है जाति प्रमाण पत्र से जातिवाद हो रहा है। इसमें हाँ मैं एक सर। और एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा सर। हाँ जरूर सर। ये तो बहुत ही टफ पता अच्छा एग्जांपल है, बट बहुत से लोगों को इसको समझने में दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये भी है इसमें कि जैसे अगर आप कुछ शहर ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर आप मकान किराए पे आप मांगने जाइए और अब उनको ये कहिए कि मैं एससी कैटेगरी से तो हूँ, बट मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप मुझे अपना मकान किराए पे दोगे? हाँ सर। हाँ तो है ना, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत सही तो बात बोली सर, बहुत सही। है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस में तो जितना मैंने देखा है कि कास्टिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जाएं, आप ये कहें कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आपके साथ होगा। और जो टीचर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। ऐसा हर जगह नहीं होता है, बट ऐसा होता है। और मकान जो घर की जो बात होती है, घर की बात, घर में तो ये तो होता ही है। जैसे अगर आप कहीं आप किसी सिटीज़ में अगर आप घर लेने जाते हैं, तो आप कहेंगे कि मेरा सरनेम ये है। जैसे कुछ सरनेम होते हैं जो लोअर कैटेगरी से संबंधित होते हैं। अगर आपने सरनेम बताया पर आप नहीं है तो आपके मुँह फँसेगा और आपको भगा देगा। तो ये बहाने हैं बस ये। जी, अल्टीमेट मुद्दा जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ सर, बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। अगर कोई बोले कि हम एससी एसटी से शादी नहीं करेंगे, जय भीम वालों से शादी नहीं करेंगे, और वो बोले मैं जय भीम वाला तो हूँ लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनाया, इसलिए तो वो कोई आपको छोड़ने नहीं वाला। बहुत सही बात। हाँ, ये भी सही बात है। हाँ, 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 आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बट आप किसी क्षत्रिय और आप ब्राह्मण से शादी करना चाहते हैं, तो बस उसको बोलिएगा कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने नहीं बनवाया, बट मेरा सरनेम ये है, भगा देगा आपको। हाँ, तो वो ये आप बोल नॉनसेंस बात है।
हाँ, मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना खाओ, क्योंकि मैं SC/ST तो हूँ लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, कोई नहीं खाने वाला। तो ये बात, तो हाँ, तो जाति प्रमाण पत्र का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, आइडेंटिफाई करना कि वो आदमी क्या वो जाति का सच में है भी या नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो बाकी जाति के लोग जिनको दूसरे की थाली से खाना छीनने की आदत है, वो आएंगे और वो भी बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे। ये चीज ये हुई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ ये घटना को, कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फॉरेन स्कॉलरशिप जाने की जो मिलती है गवर्नमेंट से, जो जनरल कैटेगरी से है, वो स्कॉलरशिप लेने के लिए SC/ST का फेक सर्टिफिकेट बनाया है। ऐसी घटनाएं इससे पहले भी होती रहती है कि रिजर्वेशन के लिए फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं लोग। रिजर्व कास्ट सर्टिफिकेट का सिर्फ ये काम होता है, आइडेंटिफिकेशन, दैट्स इट। और कोई कास्ट सर्टिफिकेट को सब लोग छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर किसी को दिख गया तो उसके साथ जातिवाद हो जाएगा। इसी के साथ आज के प्रेजेंटेशन में ख़त्म करता हूँ। द रियलिस्ट आज़ाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए प्रेजेंटेशन का। CPR इंडिया मिशन का भी शुक्रिया, जिनका बुकलेट देख के मुझे मदद मिली है स्ट्रीम बनाने में या प्रेजेंटेशन बनाने में। और सबसे बड़ी बात, आइजैक न्यूटन सर, आपका भी शुक्रिया, आप देते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, जिनका मैं बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे कि आपने दिया। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंटली सारे व्यूअर्स का शुक्रिया स्ट्रीम देखने के लिए। प्लीज़ ये स्ट्रीम को शेयर करिए, जनरल कैटेगरी वालों के साथ भी शेयर करिए, SC/ST के साथ शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है। दी रियलिस्ट आज़ाद सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।